दिव्यांगम चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, कदाचित आप लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय होगा कि आज हम विश्व विकलांग दिवस मनाने जा रहे हैं। विश्व विकलांग दिवस कहें या विश्व दिव्यांग दिवस कहें, बात एक ही है। अब विश्व दिव्यांग दिवस के विषय में थोड़ा सा आप जानना भी चाहेंगे कि विश्व दिव्यांग दिवस कब से शुरू हुआ। 3 जनवरी 1981 से हमने ये तय किया कि हम दिव्यांग दिवस मनाएंगे। ये यूएनओ चार्टर्ड से इसकी शुरुआत हुई। फिर एक 1983 से लेकर 92 तक एक दशक मनाया गया, दिव्यांग दशक, विकलांग दिवस, विकलांग दशक। उन 10 सालों में ये बात थी, ऐसा पूरे विश्व में सोचा गया कि दिव्यांगों को एक सामान्य दिनचर्या में जोड़ा जाए, उनको भी जनरलाइज किया जाए, उनको भी, उनके साथ भी हम अलग से उनकी उपेक्षा का व्यवहार न करें। आज 2021 और विश्व विकलांग दिवस हम मनाने फिर आज जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने आज काली पट्टी बांधेंगे, बहुत से लोग इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं, लेकिन न तो हम बहिष्कार करते हैं, न तो मैं इतना प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं कि दिव्यांगों को सब कुछ मिल गया है। दिव्यांग अभी बहुत पीछे हैं। तो मैं शुरू करता हूं। आज की ये हमारे दिव्यांगम चैनल की पहली चर्चा है, और पहली चर्चा हम इसका आज का जो विषय है, बाधाओं को तोड़ें, दरवाजों को खोलें। बाधाओं को तोड़ें, दरवाजों को खोलें मतलब जहां जहां हमें बाधाएं आती हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे हमारी राजनीतिक बाधाएं, उन बाधाओं को कैसे हम पार कर सकते हैं और कैसे उनको हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने की बात इतनी सरल तो नहीं। जब तोड़ने की बात आती है तो हमें बहुत से माध्यम चाहिए, बहुत से लक्ष्य चाहिए, बहुत से संसाधन चाहिए। और वो संसाधन हमें कहाँ से मिल सकते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। एक परम हमारा बहुत ही सशक्त एक पैनल आज बैठा हुआ है। उस पैनल से पहले आपका परिचय कराते हैं, फिर आपसे उस पैनल की चर्चा करवाएंगे। इस विषय में इन बाधाओं को तोड़ने का क्या रास्ता हो सकता है, इस विषय में इनसे चर्चा करेंगे। ये चर्चा, ये सब विशेषज्ञ हैं, अपने क्षेत्र के बहुत बहुत माहिर लोग बैठे हुए हैं। इन माहिर लोगों से आपको बात करवाने का हमें शुभ अवसर मिल रहा है, तो हम अकिंचन को भी हमें थोड़ा सा हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो मिलते हैं। सबसे पहले हम आपको मिला रहे हैं हमारे बीच में, इधर हमारे बीच में जो है बिष्ट जी बैठे हुए, विजय बिष्ट। विजय बिष्ट मूलतः बॉम्बे में भी रहे हैं, फिर उसके बाद लखनऊ में टाटा कंसर्न से रिटायर हुए, बहुत बड़े उच्च पद से। और आपने दिव्यांगों की क्रिकेट दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है, और दिव्यांगों की क्रिकेट दुनिया में काम करते हुए उन्होंने कई दिव्यांगों को गेम्स, उनके जो सुसुप्त भावनाएं गेम्स में हम भी आगे बढ़ें, उसको बढ़ाने में काम किया है। फिर दूसरा हमारे साथ बैठे हुए हैं वासुदेव गिरी जी। वासुदेव गिरी जी सचिवालय में कार्यरत हैं, और काफी समय से आप प्रज्ञाचक्षु हैं, और प्रज्ञाचक्षु मतलब ये नेत्रहीन हैं, और इनका जो स्वरूप रहा है, हमेशा दिव्यांगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, और दिव्यांगों के सशक्त लड़ाई में कई बार झटके भी खाए हैं और कई बार सफलता भी प्राप्त की। और इस सफलता और झटकों के बीच में इनको कैसा अनुभव हुआ, इन्हीं से अभी चर्चा करेंगे। फिर एक नाम आता है डॉक्टर राम गोयल जी का। राम गोयल जी से मिलिए। राम गोयल जी लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के एक माने जाने पर्यायवाची शब्द हैं दिव्यांगों के हितैषी होने के। दिव्यांगों के हितैषी होने की इन्होंने जब शुरुआत की थी, तब शायद दिव्यांगों के विषय में, दिव्यांगों के सरोकार को सोचने वाली न तो सरकार थी, न समाज था, न अभिभावक थे, न परिवार था। तो उन परिवारों, समाज और सरकारों में समन्वय करने का काम किया है हमारे डॉक्टर राम गोयल जी ने। और राम गोयल जी की एक किताब भी निकलती है, हैंडी केयर। हैंडी केयर किताब से बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके बाद मैं मिलाता हूं डॉक्टर श्वेता शर्मा से, स्वाति शर्मा जी से। स्वाति शर्मा जी उन हस्तियों में हैं, उस व्यक्तित्व में हैं जिस पे इनको नमन करना चाहिए। ऐसे बच्चों को, ऐसे छात्रों को जो कि हैं तो उम्र में बड़े, कभी कभी 15 साल के हैं, कभी 22 साल के हैं, कभी 26 साल, लेकिन उनकी मानसिक आयु जो 7-8 साल, 3-4 साल बच्चों की होती है। ऐसे मानसिक, मेंटली रिटार्डेड बच्चों की और डेफ एंड डम बच्चों की
इस तरीके के मानसिक बाधक वाले बच्चों की बड़ी सेवा, बड़ी प्रफुल्लता पूर्वक, उनको समरसता पूर्वक उनको समाज में लाने का काम कर रहे हैं। और अगला नाम है जिसके लिए आप लोगों की हम चाहेंगे कि आप लोग तालियां बजाएं जहां पे बैठे हों, मृदु गोयल जी का। और मृदु गोयल जी एक अपना ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी बैंक की नौकरी, बैंक में आप पदाधिकारी थी, बड़ी उच्च पदस्थ अधिकारी थी, इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और आज से लगभग 20 साल पहले से वो खुद कार ड्राइव कर रही हैं, दिव्यांग होने के बावजूद भी। और दिव्यांगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। दिव्यांगों के लिए पार्क बनवाया, दिव्यांगों के लिए कई वर्कशॉप किए, कई सेमिनार किए। तो ये है मृदु गोयल जी। तो मित्रों, आपको लगा होगा कि हमने आपके सामने हम आपको आज एक बड़ा पुष्ट जो कार्यक्रम देने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, ये तो आप बताएंगे, आपके कमेंट्स बताएंगे। जब इन कमेंट को हम पढ़ते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं, शुरुआत करते हैं वासुदेव गिरि जी से। वासुदेव गिरि जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको जैसे कि बाधाओं को तोड़ें और बाधाओं को तोड़ें, दरवाजों को खोलें, तो ये दरवाजे कैसे खोले जा सकते हैं? दरवाजे तो बड़े सख्त होते हैं, दरवाजों में कुंडियाँ लगी होती हैं, दरवाजों में ताले लगे होते हैं। तो इस प्रकार के जो बाधाओं की ताले जो हैं सरकार के, समाज के और तमाम तरीके के, इन तालों को कैसे हम लोग खोलें? ये तो कहना तो सरल है कि बाधाओं को तोड़ें, तो कैसे, क्या ये तोड़ा जा सकता है? जी, आसान तो नहीं है, सही बात तो यह है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन जिस फिलॉसफी के साथ काम करने वाले संगठन से हम आते हैं, इसका नाम है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, और हम मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एडवोकेसी के क्षेत्र में काम करने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ रहा है। और एडवोकेसी एक मेन रास्ता के रूप में देखा जाता रहा है दरवाजे खोलने की दिशा में। आप बता रहे थे जब विश्व विकलांग दिवस के बारे में दो चरण बताए आपने, और उन दोनों चरणों में अब बताऊँ, 16 मार्च 1980 को जब लाठीचार्ज हुआ रजिस्ट्रेशन की डिमांड पर दिल्ली में इंदिरा जी के कार्यकाल में जी, उसके बाद उसे काला दिवस के रूप में एक्सेप्ट करने के बाद विश्व विकलांग वर्ष के रूप में सन 81 को मनाया गया था, और सार्क ईयर फॉर द डिसेबल्ड 93 को मनाया गया। उसके पहले ये महसूस किया गया, कानूनी रूप से कानून आने से पहले ये महसूस किया गया कि इस क्षेत्र में एक्सपर्ट्स जनरेट हो, उसका प्रमाणीकरण हो। इसके लिए RCI एक्ट आया जी। RCI एक्ट के बाद ऐसा नहीं कि दरवाजे खोलने के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। और सच पूछिए तो सर, पहले 3 बातें हैं। एक तो विकलांगता के कारण बजाएंगे हम, सबसे ज़्यादा विकलांगता अशिक्षा और गरीबी के कारण होती है, मेरा अपना मानना ही है। ओके। तो जाहिर बात है, समाज में ये रीति बनी हुई है कि समरथ को नहीं दोष गुसाएं, जिसके पास पैसा है, वो विलेज है जी, वो आगे बढ़ता है, वो चाहे डिसेबिलिटी सेक्टर से लोग हों या अदर सेक्टर से हों जी। उसी का अभी जैसे मान लिया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्री डिस्कशन टाइम पे, उसमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहूँगा कि एक तरफ तो समाज ये कहता रहा था कि आपके लिए तो कानून की जरूरत क्या है, सबको दया के, आप लोग दया के पात्र हो, आपके लिए सबको करना चाहिए, खुले दिल से करना चाहिए। आपको गले लगाना चाहिए, आपको दया के भाव से नहीं, आपको समान अवसर नीति के लिए हमें बुलाएं, आए, आप गले मिलें, हम आप गले लगाएं। लेकिन ये बातें स्टेज पर शो गेम के अलावा व्यवहारिक रूप में बिल्कुल नहीं होता है। और आमतौर पे इसके लिए 2-3 व्यवस्थाएं की गई, जिनमें से एक्ट की बात करेंगे हम। एक्ट के पूरी विस्तार से न जाकर के, नहीं, विस्तार से नहीं जाऊंगा मैं, अभी विस्तार से जाने की बारी इसलिए भी नहीं आई है क्योंकि फिर बड़ा, लेकिन जो बनाने के कंसेप्ट था उसमें बंद दरवाजे को खोलने के रास्ते थे। जैसे कमेटी होगी इसको संचालन करने के लिए, जैसे अभी वर्तमान में RPWD एक्ट का एडवाइजरी बोर्ड है, उसके पहले पिछले एक्ट में समन्वय समिति और कार्यान्वयन समिति थी जी। लेकिन और उसमें NGO का पार्टिसिपेशन था। ये सारे ऐसे रास्ते थे जो कि हमारे दरवाजे खोलने के इच्छुक लोगों को मौका मिले कि वो नीति निर्धारण में पार्टिसिपेशन कर सके, अपने लिए रास्ते तलाशने में
भागीदार हो पाए। तो ये एक अच्छा रास्ता बताया जी। ताला खोलने का। जी। तो मेरा ताला खोलने की बात तो आपने ये बहुत बढ़िया बताई कि मतलब लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, अच्छी शिक्षा के अवसर दिए जाए तो ताला खुल सकता है। जी। क्या आप इससे सहमत है गोयल साहब कि ताला इस तरीके से खुल सकता है? अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी। जो उनका एडवोकेसी अवेयरनेस, तो विकलांगजनों को उनके अधिकार पता हो और अवेयरनेस हो उनको कि उनके लिए क्या क्या सहूलियत भारत सरकार दे रही है या जो राज्य सरकार क्या सहूलियत दे रही है। जी। और वैसे अवेयरनेस काफ़ी हो गई है जी। विकलांगजनों में, जी। लेकिन उनकी दो मूलभूत समस्याएं हैं। जी। हम एक हेल्पलाइन चला रहे हैं, नेशनल डिसेबिलिटी हेल्पलाइन जी। का नंबर मैं बोल देता हूँ, 9415578606। एक बार और बोल दीजिए। 9415578606। जी। तो बहुत तो नहीं, लेकिन दिन में 25-30 कॉल आ जाती हैं। तो मैक्सिमम कॉल जो हमारे पास आती हैं वो आती हैं उनकी जो मूलभूत समस्या है विकलांगजन की, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे कश्मीर का हो, और चाहे वो आंध्रा का हो। सबकी एक सबकी जैसी। एक फ़ोन तो सब जगह से एक ही फ़ोन आता है कि साहब हमारा विकलांग सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। क्या बात है। और एक फ़ोन आता है सुबह मॉर्निंग में आता है, जब मैं काम कर रहा होता हूँ 7 बजे 7:30 बजे आता है फ़ोन। वो फ़ोन मतलब आता अलग अलग जगह से, वही फ़ोन नहीं होता, मतलब उस समय एक फ़ोन आता है। उसी वो टाइप फ़ोन के होता है एक पेंशन के बारे में। पेंशन। मैं कहा सुबह से उठे तुम कहले साहब यही हमारी रोजी रोटी, यही हमारी दिक्कत है, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, जब सुबह सुबह फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कोई बात नहीं, चाचा फ़ोन किया। तो ये दो मूलभूत समस्या विकलांगजनों की अभी भी बनी हुई है। मतलब पेंशन हर जगह पे 500 200 जितनी भी है, 250 जो मतलब भी कोई है। ऐसा पोर्टल नहीं कि आदमी ने अपना नंबर डाला, देखा कि मेरी पेंशन आई है नहीं आई है, कब है कब नहीं आई जी। है ना। अब तो सब ऑनलाइन हो रहा है, जी। तो वो देख ले कि साहब मेरी पेंशन क्यों रुकी हुई है, कब आएगी कब नहीं आएगी। तो उसको उसके बारे में बिल्कुल अधिकार रहता है। वो बैंक जाए तो पता चले, और नहीं आए तो नहीं आए। फिर वो मैं कैसे कहता हूँ साहब ये तुम्हारा जिला विकलांग अधिकारी है, उसका नंबर ये है, उससे आप बात करिए, देखिए क्या कहता है। और यही समस्या आ रही है अभी भी, जो है आपका ये जो UDID सर्टिफिकेट बनने लगा है, ये लोगों को 2-2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, अब पता भी नहीं कि उनको क्या करना है, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। तो ये दो मूलभूत समस्याएं जो हैं अभी, इनका निराकरण अभी भी नहीं हो पाया। हम मतलब आगे हमें बढ़ना है, आगे बड़ी बड़ी बातें करनी हैं, वो भी हमें ज़रूरी है, लेकिन ये जो दो बेसिक प्रॉब्लम जो है विकलांगजनों की, इनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आगे बढ़ेगा। जब सर्टिफिकेट हो तभी तो उसे फैसिलिटी मिलेंगी। जी। जब तक सर्टिफिकेट ही नहीं हो, वो फैसिलिटी ले ही नहीं पाएगा। जी। जब तक सर्टिफिकेट लो तब तक फैसिलिटी नहीं ले पाएगा। जिसकी विकलांगता बहुत ज़्यादा है वो पेंशन में डिपेंड कर रहा है। पेंशन भी जो है हर राज्य की फर्क है। दिल्ली की 2,500 रुपये महीना है, हाँ। और कहीं की 500, कहीं शायद आई थिंक किसी की शायद किसी प्रदेश के ऊपर लिस्ट है मेरे पास, वो शायद 300 350 रुपये है कहीं की। नहीं दिल्ली में तो वो पटना में बिहार में जो है बहुत कम पेंशन है बिहार में। और उत्तर प्रदेश की भी कोई बहुत अच्छी पेंशन नहीं। उत्तर प्रदेश की बढ़ी 10 साल हो गए, 10 साल 500 चल रही है। 500 चल रही है। खैर ये ताला जो लगा है ये बड़ा कठिन ताला है। ये 500 का जो ताला ये खुल जाए तो बड़ी बात है। मैं आदरणीय स्वाति जी से मैं पूछना चाहूंगा, आपका तो बड़ी तपस्या है, आपके साथ जो बच्चे हैं उनके अभिभावक का भी आपसे मिलते होंगे, समाज में भी उनकी स्थिति मतलब लगभग बड़ी उपेक्षात्मक है। तो आपको ऐसे बच्चे बहुत सारे मिलते हैं, तो क्या जब अभिभावकों से आप बात करती हैं तो उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हुआ करती हैं? उनके ताला को कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे खोला जा सकता है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये क्षेत्र चूँकि जो हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये चूँकि सामने दिख नहीं रही है। और फिर जनरली इसमें जो ख़ास तौर पे ऑटिज़्म वाले बच्चे हैं, जी। तो ऑटिज़्म वाले लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। मतलब विज़िबल है जी। कि वाक़ई जो हम आंकड़े बताते हैं वैसा ही विज़िबल है। जी। तो उनके साथ दिक्कत ये है कि एक तो चूँकि विकलांगता सामने नहीं दिख रही, बच्चे को बिहेवियरल इश्यूज़ ज़्यादा हैं, तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि लोग उनको बोलते हैं कि आप मतलब स्पॉइल्ड बच्चा है आपका, है ना? हाँ। आपका पेरेंटिंग ठीक नहीं है। हाँ। तो एक तो ये बात होती है, और अपने आप में ट्रॉमा तो ये है देखिए, कि जब आपको पता चलता है कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट सब ठीक हो रहा है, और फिर एक ऐसी चीज़ है कि जो कहीं न कहीं जाके फिर वो जब कॉग्निटिव स्किल भी कुछ अच्छी हैं, कुछ में ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। तो एक्सेप्टेंस की कमी होती है पेरेंट्स में।
इसीलिए जो चीज़ मतलब अगर जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाए और उस पर काम होना शुरू हो जाए, जितनी जल्दी हम लोग अर्ली इंटरवेंशन सेक्शन पे काम कर ले बच्चे के, तो वो गैप को हम कम कर सकते हैं। बट होता ये है कि पेरेंट्स में पहले एक्सेप्टेंस नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है नहीं दूसरा काम तो बहुत अच्छा कर रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ पेरेंट्स जो हम लोग को पॉइंट बताते हैं कि नहीं यूट्यूब में अपना गाना निकाल रहा है। एक्चुअली बच्चे खासतौर पे ऑटिज्म वाले जो हैं वो विजुअल आप आइकॉन देख के पहचानते हैं, है ना। तो पेरेंट्स कह रहे नहीं ये कोई चैलेंज मतलब वैसा बच्चा नहीं है, मतलब ये इसको वैसी डिसेबिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको पहले तो एक्सेप्टेंस की कमी और फिर उनके लिए सर्विसेज। वो मन से चाहते नहीं कि कोई ये सोचे कि हमारा बच्चा इस तरीके का कि इनके बच्चे में कि कोई इसको मानसिक मंदता है या क्या है। पहले तो यही आपस में लड़ाई है कि ऑटिज्म जो है वो मानसिक मंदता नहीं है, इसकी अपनी अलग चुनौतियां हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक्सेप्टेंस की कमी है पेरेंट्स में, जो सत्य को जानते हुए उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसमें सिर्फ वो अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। जी। और बेसिक इसमें हमारे क्षेत्र में भी जो सभी आप लोग बात अभी हो रही है कि सीएमओ सर्टिफिकेट, वो आज भी मतलब अब मुझे ये 25वां वर्ष है इस फील्ड में, 96 से मैं इस फील्ड में हूँ जी। और बल्कि हम कहेंगे कि कुछ चीज़ों में हमारा पुराने ज़माने में जब जागरूकता की कमी थी तब सर्टिफिकेट फिर भी आराम से बन जाते थे जी। तब लोहिया में भी बनते थे, कैसरबाग में भी बनते थे। अभी एक दिन कर दिया है तो जब सप्ताह में एक दिन होता है तो उस दिन रश बहुत होता है और बच्चे पेरेंट एक तो ऑलरेडी परेशान है, वो बच्चे को लेके घंटों वहाँ बैठे और एक विजिट में काम नहीं बनता। कम से कम 4 या 5 विजिट करना ये बहुत कठिन कार्य है। तो सबसे पहले इस बेसिक ताला तोड़ने का जो भी हमें बाधाएं हटानी है तो उसके लिए संकल्प तो होना ही है। साथ में सबसे पहले हमें सीएमओ सर्टिफिकेट की जो प्रक्रिया है मतलब ये कि एक सुचारू ढंग से सर्टिफिकेट देने का जो व्यवस्था है वो सरलीकृत की जाए। बिल्कुल उसको हमें इजी बनाना पड़ेगा पेरेंट्स के लिए। अब तो 3-4 बार बुलाते हैं लगभग, अब तो सर्टिफिकेट देने के लिए 3 बार कम से कम बुलाते हैं, 3-4 बार बुलाते हैं और एक बार रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर उसका वेरिफिकेशन कराइए, फिर वेरिफिकेशन कराने के बाद आप उसको अपलोड करने के लिए आइए, उनका फोटो दीजिए, सब कुछ और फिर आप के लिए केजीएमयू चाहिए। बच्चा जो सुबह 8 बजे से पेरेंट्स के साथ गया हुआ है तो वो तो पहले ही रेस्टलेस हो रहा है बच्चा जी। अब उसको आपने फिर जब केजीएमयू भेजने तक ज्यादातर का फिर सीवियर का बनता है क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता नई जगह पे ऑलरेडी। इवन सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चा भी आप कहीं पे लेके जाओ तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तुरंत। तो ये इस तरह की जो समस्या है, तो सीएमओ के सर्टिफिकेट की जो प्रक्रिया है इसको हमें थोड़ा इजी करना होगा कि जिससे पेरेंट्स फिर क्या होता है कतराते हैं। जो इतने सारे जब चक्कर लगाने की बात होती है तो पहले ही सोचते हैं कि टालते रहते हैं कि अभी छोड़ो, अभी नहीं, बाद में बनवा लेंगे, तो उसको सरल करना होगा। मृदु जी, आप कहाँ तक इनकी बात से इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस प्रकार से इसमें क्या समाधान करा जा सकता है, इसको कैसे सरलीकृत किया जा सकता है, इनकी व्यवस्था को? जो ये कठिनाई बताई स्वाति जी ने और सब लोग, उसमें आपका अनुभव बड़ा प्रबल है और उसमें आप इसमें अपने बताइए तो उसको सीएमओ साहब से वही बात कही जाए थोड़ा सा। मैंने भी आपको ये बता दूं कि आप तो कितने सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं जी। जबकि डिपार्टमेंट्स में पता ही नहीं था कि डिसेबिलिटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। और जो आप ताले की बात कर रहे थे ना अभी जी, तो ये ताला अभी का नहीं है, ये सदियों पुराना ताला चला आ रहा है और समाज ने हर वक्त पे इस पे एक ताला और जड़ दिया है। तो उन तालों को खोलना एक बहुत ही कठिन कार्य है। मैं आपको बताऊं कि एक गांव में हम गए थे, करेक्टिव सर्जरी के केस था बच्चे का। तो उस बच्चे को हम लोगों ने देखा और उसके बाद उसका घर भी पास में भी था, तो हमने सोचा इसके घर भी हो लें। तो उसके घर हम लोग गए तो वहाँ पे उसकी माँ थी, कुछ लैया वगैरह का काम हो रहा था। तो माँ से बात करते करते हमने एकदम से पूछा आपके कितने बच्चे हैं? तो बोली 2 ही हैं। हमने कहा 2 ही बच्चे हैं? तो बोली हाँ, एक ई खड़ा, एक लड़का खड़ा था और ई लड़की है। तो हमने कहा और वो जो बाहर जिसकी करेक्टिव सर्जरी हुई है थोड़ी दूर पे था रूम में। अच्छा। तो बोली वही तो ऐसे ही है। तो वही तो ऐसे ही है, मतलब वो बिल्कुल बेकार है, मतलब वो तो ऐसे ही, मतलब डिसेबल्ड बच्चे वही तो ऐसे ही रहते हैं।
तो जैसा स्वाति जी ने अभी कहा कि एक्सेप्टेंस नहीं होती पेरेंट्स को, तो एक्सेप्टेंस तो दूर रही, उसको मान ही नहीं रहे हैं बच्चा, मतलब बीमारी की एक्सेप्टेंस हो ना, वो बच्चे को बच्चा ही नहीं मान रहे हैं, 2 बता रहे हैं 3 की जगह ना। तो ये चला आ रहा है, और इसको दूर करने के लिए सबसे जो मुझे लगता है, अगर समाज बदलेगा तो ये रूल्स रेगुलेशंस ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। भाई सीएमओ कौन है? हमारे समाज से ही तो आए हैं ना, बिल्कुल, है ना। तो अगर हम उनको सेंसिटाइज करें, उनमें वो बात बताएं जाके, और प्यार से, झंडा उठा के नहीं कि हमें ये करो, मतलब मेरा ये राय है, लोग उठाते हैं झंडा और अपनी बात मनवा लेते हैं, पर हम ये ऐसा चाहते हैं कि आपको महसूस हो और आप अपने मन से वो कार्य करें जी। और ये हमने एक्सपीरियंस किया इतने सालों में कि बार बार हम गए हैं, एक ऑफिसर है, उससे बोल रहे हैं, सडनली ऐसा ऑफिसर एक आ जाता है जो जिसको समझ आ जाती है बात, और वो उस पर जियो निकाल देता है, काम कर देता है, और फट से, जैसे मेरी ट्रांसफर की बात है कि मैं काम करती थी और मेरा ट्रांसफर कर दिया गया था ऐसी जगह जो मेरे को सूट नहीं कर रही थी। मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को मत करिए, मैं एक अच्छी एम्प्लॉय हूँ, सब ठीक है, एनीवे जो भी था, तो पर उन्होंने एडमेंट थे, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने उस समय यहाँ के जो डायरेक्टर थे, सेक्रेटरी थे, उनको जाके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है और मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे मिश्रा जी, वो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने स्टेट के लिए ये जियो निकाल दिया था कि डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र नहीं होगा यूपी में। क्या बात। और एक कदम आगे कि अगर किसी के बच्चे डिसेबल्ड हैं उनका भी नहीं किया जाएगा कि भाई वो कहीं किसी ट्रीटमेंट ले रहा है, पर्टिकुलर स्कूल है, घर बना रखा है, उस अकॉर्डिंगली सब चीज़ कर रखी है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरीके से सेंसिटाइज करके अगर हम काम करा लें, हाँ उंगली कभी कभी टेढ़ी करनी पड़ती है ना, और ये ताले ऐसे हैं कि खुल जाए, सिमसिम वाले नहीं हैं कि खुल जाए किसी तरीके से। तो एक जो कोऑर्डिनेटेड हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, मिल बैठे हैं, आज ज़रूर इसमें से कोई तत्व निकलेगा कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं, थोड़ा सेंसिटाइज करें, थोड़ा प्रेशर दिखाएं, थोड़ी उनको खुल के बताएं भाई ये समस्याएं हो रही हैं, और जाएं हम। अगर हम निकलेंगे नहीं और बैठ के खाली बात करेंगे तो हल नहीं होने वाला। हमें जाना पड़ेगा, टीम बना के जाना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म बना के जाना पड़ेगा कि इसमें हर तरीके की विकलांगता का रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इस तरीके से अगर हम जाके वहाँ बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बात नहीं बनेगी, है ना। लोग समझते हैं और बात को मानते हैं, पर हमें करना पड़ेगा क्योंकि इतने सालों से नहीं हुआ है, तो थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना, तभी ताला खुलने की संभावना है। बिल्कुल। मैं एक बात ये कह रहा था कि जो ये प्रक्रिया है सीएमओ सर्टिफिकेट वाली, ये पहले चेंज हुई, पहले 2 बार कराया गया था। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा। अभी 2-3 राउंड होंगे, मैं वो टॉपिक उसी में। विजय बिष्ट जी, देखा दिव्यांगों के सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बात ये होता है, कभी मैं घर पे बैठा रहता था और हमारे गांव में जब लोग कबड्डी खेलते थे तो मेरे मन में भी आता था कि काश मैं चल पाता होता तो मैं भी कबड्डी खेलता। आज बहुत सारे क्लब बने हैं, दिव्यांगों के क्लब बने हैं, दिव्यांग बहुत पैरामिलिट्री का जो वर्ल्ड लेवल की जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें हमारे भारत का बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा है। लेकिन क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि जितना समाज और जितना सरकारों की तरफ से इनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जैसा कि सकलांग लोगों को दिया जाता है, वैसा क्या प्रोत्साहन की आवश्यकता है? नहीं है, बिल्कुल है जी। बिकॉज देखिए, मैंने जो देखा है कि दिव्यांगता वैसे देखा जाए तो अभी मैंने एक थोड़ा आंकड़े निकाले थे आने से पहले आपके, मैंने कहा थोड़ा सा मैं अभी तो देख लूँ क्या है जी। तो 69% जो डिसेबल है वो गाँव में है, तो वो तो बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं जी। बिकॉज साइकोलॉजिकल बैरियर सबसे पहले है जी। फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल बैरियर लोग जैसे मृदु जी बोल रही थी ना, वो उनको समझते नहीं कि ये हमारा बेटा कुछ कर सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, ऐसे करके समझते नहीं है। तो इवन उनके जो घर है उसमें भी वो सीढ़ियाँ बना देंगे, जो जिसको तकलीफ है कम से कम अपने घर तो सही कर रखो आप, मोहल्ला को छोड़ो, और हर जगह पे बाधा ही बाधा है उनके लिए। स्पोर्ट्स के जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू है। स्कूल लेवल में आप देखो, स्कूल लेवल में जो स्पोर्ट्स है उसमें उनको कंसिडर नहीं किया जाता, नहीं कर तो बट मैंने देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं तो स्कूल में बच्चों के साथ फुटबॉल में मैं गोलकीपर बनता था जी, है ना, तो मुझे तो अच्छा लगता था उनके साथ में, और मेरा एक कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा इन चीज़ों से। ये सहयोग है कि उस समय के स्कूल का मैनेजमेंट आपको सपोर्ट किया? हाँ, मैं आर्मी स्कूल बैंगलोर से पढ़ा हूँ। आर्मी का तो और जो बच्चे मेरे साथ थे उनको भी काफ़ी अच्छा लगा कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
उन्होंने कभी ऐसे मुझे नहीं देखा कि ये नहीं कर पाएगा या उस तरीके से। तो अभी लेकिन अभी जो क्रिकेट में मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर रहा है जी। क्रिकेट में, इसमें मैंने देखा जो शुरू में जो बच्चे आए थे गाँव से, बड़े कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी उनमें। कोई वो निक्कर पहन के आ रहे हैं, पैंट उनके पाँव पतले वाले दिख रहे हैं सब ना, पोलियो वोलियो, वो उनको वो नहीं है, एकदम यूज टू है, उनको कोई अपना सेल्फ एस्टीम इतना खास उनका था नहीं। लेकिन अब जब वो क्रिकेट खेलने लगे, टीमों में आए, मैचेस हुए, जीते, तो बहुत उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ा। अब मैं देखता हूँ उनको तो अच्छे प्रॉपर जीन्स वीन्स पहनते हैं वो, उनकी अच्छा नेटवर्क है दोस्तों का, कईयों की शादी हो रही है, एकदम ऑर्डिनरी, और बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा उनका। तो एक किस्म से अगर आप स्पोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, लोग अपना दिमाग खोलेंगे कि अपना घर एक्सेसिबल करो, अपना मोहल्ला एक्सेसिबल करो, उनको अपॉर्चुनिटीज दो। ये मत सोचो कि ये नहीं कर पाएंगे, ये सोचो कि ये कर पाएंगे, तो फिर बहुत अच्छे, बहुत आगे जाएंगे। नेत्रहीन भी बहुत सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी बजने वाली है बॉल होती है, उसमें मारते हैं चौका छक्का और बड़ा अच्छा खेलते हैं। हाँ, नेत्रहीन मेरे ख्याल से ज़्यादा अवेयर है, उनका अवेयरनेस पहले से ही थोड़ा हम लोग से थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहा है, बिकॉज वो बोल सकते हैं, अपनी बातें अच्छे से कर सकते हैं। तो और जो कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका थोड़ा ज़्यादा रहता है, मैंने देखा है। अभी दूसरे चरण में आपसे पूछेंगे कि इसमें और क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं, कैसे किया जाए, इसको आप ही दूसरे चरण में मैं पूछता हूँ। क्यों गिरी जी, ऐसा लगता है कि दिव्यांग क्षेत्र में जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए खेल की ज्यादा कुछ फैसिलिटी किसी सरकार ने या किसी व्यवस्था ने दी है? नहीं, देखिए ब्लाइंड स्कूल्स चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, पहली बात तो गेम टीचर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है इन विद्यालयों में। अच्छा। यही नहीं, ये संस्थाएं जो चल रही है पर्पज बाउंड चल रही है, मनी बाउंड चल रही है। भरण पोषण योजना के तहत जो है एक फिक्स अमाउंट के अंदर जीने की, इवन उनकी पढ़ाई लिखाई के सामग्री भी उन्हीं अमाउंट में से खरीदना पड़ता है। तो जब तक ये तदर्थवाद खत्म नहीं होगी तब तक इन चाहे वो खेल का मामला हो, चाहे लिटरेसी का मामला हो। देखिए दरवाजे खोलने पर हम लोग चर्चा कर रहे थे जी, दो सेक्टर स्पेशली HI और VI होते हैं जिनके जो स्क्रिप्ट डिफरेंस होते हैं। HI VI दोनों को जरा स्पष्ट कर दें क्योंकि हमारे दर्शक नहीं समझ। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, जो दृष्टि से दिव्यांग हैं उनके लिए ब्रेल लिपि पढ़ने के साधन होता है, और जो हियरिंग वाले होते हैं, जो सुनने और देखने में दिव्यांग हैं, सुनने में और बोलने में, उनको स्पीच थेरेपी कहते हैं जी, जो यानी कंठ का जो शीशे से देख के और उस विधि से लोग पढ़ते हैं। तो जब स्क्रिप्ट की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है लिखने पढ़ने की, हम कागज अगर एक अभ्यास पुस्तिका तक बनाने की व्यवस्था नहीं देंगे, जैसा कि मैंने अपनी शुरू की बात में ही कहा था कि हमारे दिव्यांगता का मुख्य कारण अशिक्षा और गरीबी है। यहाँ रिजर्वेशन के लिए हमें समानता के आधार पर कंपटीशन करने की बात कही जाती है। किसी पर्टिकुलर दृष्टि में जितना देखने की जरूरत नहीं, उसमें तो हम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर जितने सामग्री आपके पढ़ने के लिए हो सकते हैं उतने हमारी नहीं होगी। हमारा ब्रेड प्रेस अभी 4-10 साल पहले तक तो केवल एक देहरादून में ब्रेड प्रेस था जिसमें 6 मशीनें थी, 3 खराब हो गई थी। अच्छा, लखनऊ नहीं? नहीं, लखनऊ में नहीं, केवल देहरादून में। लखनऊ में कोई ब्रेड की जो किताबें आती हैं, कुछ यहाँ पे है ही नहीं लखनऊ में कुछ। लखनऊ में ब्रेड प्रेस नहीं था, अब जर्मन से आया है, और जो निशादगंज में राजकीय ब्रेड प्रेस है उसमें प्रूफ रीडर अभी सेवा नियमावली तक नहीं बनी है कि स्टाफ कैसे रखे जाए। क्या बात। और स्टाफ नहीं रखे गए, नहीं, उनके 1900 गेट वाले जो LDC की कैपेसिटी होती है उस कैडर का प्रूफ रीडर रखने की बात कर रहे हैं, जबकि सिंपल सी बात थी कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से लेते कि प्रूफ रीडर वहाँ क्या पाता है उससे प्रायोरिटी देते। लेकिन ये चूँकि संस्थाएं भरण पोषण योजना यानी आश्रम के टाइप से चला रहे हैं, संस्थाएं बनाने को यहाँ एक राजनीतिक पार्टी के कहने पर या इच्छा शक्ति के बल पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी बन गई। जी जी, पुनर्वास विद्यालय, लेकिन एक्चुअल में रिहेबिलिटेशन वर्ड जो है अपने आप में वो अभी तक वहाँ नहीं है। जी जी, 29 डिपार्टमेंट और 9 फैकल्टी। अब डॉक्टर साहब आप अभी क्या कह रहे थे, क्या कुछ बताने वाले थे, आप उस पर प्रकाश डालें। नहीं, मैं तो ये बात करता कि जो मूल बात हम लोग शुरू करते और स्वाति जी ने उस बात में कही जी, विकलांगता प्रमाण पत्र की, तो मतलब मैं देखता हूँ कि जो हमारा
मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी। जो हमारे विभाग है उत्तर प्रदेश के विकलांग या दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। सशक्तिकरण विभाग जो है, तो सबसे पहले तो उस डिपार्टमेंट के सशक्तिकरण की जरूरत बहुत ज़्यादा है। हाँ, सही और बात। मैं तो कई बार एक बार डायरेक्टर साहब को हम लोग कभी मैं काफ़ी समझाता रहा, बताता रहा, करता रहा, फिर उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा था हम पता नहीं क्या करते, लेकिन अगर आप लोग काम करना शुरू करें तो हम अपना काम करना बंद करें, हम वही करते जो आप नहीं करते। क्या बात है। तो मैं वही करता हूं जो आप नहीं करते हैं। डॉक्टर गोयल का ये कहना है सरकारों से, पूरी व्यवस्था से, और जो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग अगर सुन रहा हो तो इस बात को मैं पुनः रिपीट करता हूं, हम लोगों को सबको वो काम न करना पड़े अगर आप करने लगे। जी गोयल साहब। मतलब अब वो सीएमओ सर्टिफिकेट मतलब 2 बार का हमें एक आपके मुख्य सचिव प्रमुख सचिव थे उसके चिकित्सा के, तो उनसे मिलजुल के बहुत ही सज्जन पुरुष थे, उन्होंने देखा समझा, और आई थिंक मीटिंग थी 3 मिनट भी शायद मुझे, तो उन्होंने कहा नहीं 2 बार हफ्ते में 2 बार होगा, तो हफ्ते में 2 बार शुरू हो गया। और उन्होंने कहा कि जैसे आप सऊदी का लोहिया में बनता था, उनका लोहिया अस्पताल में बनेगा, और आपका जो है हर तरह का आदमी वहाँ बैठेगा, एक्सपर्ट बैठेगा, स्पीच हियरिंग के लिए बैठेगा, IQ के लिए बैठेगा। अब वो चलेगा तो फिर वो कार्यक्रम धीरे चला, फिर वही हफ्ते में 1 दिन कर दिया। अब आदमी वहाँ से दिखाता है, फिर वो कभी मेडिकल जाता है, कभी कहीं जाता है, वहाँ जांच कराता है, फिर जांच करके फिर दिखाता है। तो विभाग ने आज तक जो है इस बारे में क्या किया? मेरा तो सवाल ये है कि आपने एक भी चिट्ठी लिखी सीएमओ को? डायरेक्टर साहब ने, सचिव साहब ने एक चिट्ठी नहीं लिखी कभी कि ये इस बारे में कुछ थोड़ा सा सरलीकरण करिए, थोड़ा सा अच्छा करिए, थोड़ा सा विकलांगजनों की सुविधा कराइए? वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, शायद 6 बाई 6, मैंने पूरा उसका वर्णन किया मीटिंग में। तो सीएमओ साहब बोले, मैंने कहा साहब मैं वर्णन कर रहा हूँ, कमरा ऐसे है, तो बोले वो चुप हो गया। तो मेरे कहने के बाद वो कमरा बड़ा हो गया। तो सारा काम मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता, NGO को करना पड़ता है। एनजीओ मतलब आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे एनजीओ का, आपसे तात्पर्य है हम सब। डिपार्टमेंट क्यों नहीं करता? मेरा सवाल उनसे कि भाई ये काम आपका करने का है, हमारा काम का थोड़ी है। हाँ, लेकिन एक प्रश्न एनजीओ से भी है, आपसे भी है, मुझसे भी है, और सबसे है। हम लोगों ने क्या कभी शासन को या मीडिया को इस बात को बताया है, लिखा है? इस बात को प्रयत्न हमको करना चाहिए। हमको अब न केवल मीडिया को बल्कि हम पूरे एनजीओ से कह रहे हैं, एनजीओज को कोर्ट में भी जाना चाहिए और हमको जनहितकारी याचिका दायर करनी चाहिए। और हम एनजीओ, चाहे विकलांग साथी ट्रस्ट हो, चाहे डॉक्टर साहब गोयल का एनजीओ हो, और भी दूसरे तमाम से एनजीओ हो, सबको एक स्वर उठाना पड़ेगा। और स्वर हम लोग कोई मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन कम से कम कागज और कलम आज जिनकी जय बोल, तो कलम तो हमारे पास है, कलम से तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, तभी ये ताला तोड़ने का थोड़ा सा प्रयास हो पाएगा। हम एनजीओ का कर्तव्य है कि हम ताला इस तोड़ें, ये ताला लगा है, इस ताला को तोड़ने का प्रयास है, ये विनम्र प्रयास है डॉक्टर गोयल की तरफ से। स्वाति जी, आप जैसे बता रही थी कि अभिभावकों में इस बात का ज्यादा कंसर्न नहीं है कि उनके बच्चे इस प्रकार से पढ़े, बल्कि बच्चे वो अपनी उसकी दिव्यांगता छिपाने का प्रयास कदाचित करते हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए वही है कि चूंकि हम लोग, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, जी है ना, और मेरा बेटा 88 बॉर्न है, जी जी, अब 33 वर्ष के वो हो चुके कदाचित यही प्रेरणा है जो जिससे कि आप तमाम सारे ऐसे बच्चों को अपना बेटा जी, बिल्कुल। तो हम लोग तो उस समय से आ रहे हैं कि जब ये सब टर्म भी कोई जानता नहीं था, और वैसे भी मेरे बेटे को जो है वो रेयरेस्ट वाला कॉम्बिनेशन है कि मतलब उसका कॉम्बिनेशन का शायद ही कोई और बच्चा हो। तो हम लोग चूंकि उस समय से आ रहे हैं, तो अभी हम तो यंग पेरेंट को यही बोलते हैं कि आप लोग के लिए तो हम लोग हैं ना जी। भाई। हमारी गुरु जो थी मिसेस मोहिनी पंत, उन्होंने हमें तैयार किया, हमारी ग्रूमिंग करी। 96 में मैं उनसे मिली, और उसके बाद ये जो था कि सारी, अभी तो क्या है कि वाकई ज़माना बदल गया है जी, है ना। अभी हमारे पास गूगल है, इंटरनेट की सुविधा इतनी है, हर तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हुए कि हम कैसे बच्चे में बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं, बजाय उसको हम, क्योंकि सत्य को नकारा नहीं जा सकता है ना। और हम इस बात को भी मान लें कि नोबडी इज परफेक्ट, ये मेरे अपने मतलब विचार है मेरा, कि हम सब किसी न किसी चैलेंज का है हमारे अंदर। तो इसी तरह हमारे बच्चे भी हमसे, हम सब जैसे अलग हैं वैसे वो भी अलग हैं। तो जो चीज़ जैसी ईश्वर ने हमें जो दी है, पहली बात तो पेरेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस
को चाहे हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें चाहे किसी दृष्टिकोण से देखें, जी सुपर पावर ने जब दुनिया बनाई तो अगर हमें उसके लायक अभिभावकों को समझा, उनके परिवार के मेंबर भी सब सेलेक्टेड हैं, क्या बात है ना, सब सेलेक्ट किए हैं सुपर पावर ने, तो उसके मैनेजमेंट को हम उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते। जी जैसे हम अपने सबऑर्डिनेट को काम देते हैं उसकी क्षमताएं जाननी कि हम इसको ये काम देते हैं, हाँ ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो इस सत्य को किसी न किसी तरह हमें आत्मसात करना है, और जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं तो हमें ये किसी दिखावटी, जैसे मेन जो हम लोगों के साथ क्या होती है कि बच्चों के जो चैलेंजिंग बिहेवियर होते हैं खास तौर पे, क्योंकि ये जमाना भी आज का इतना प्रतियोगी जमाना है ना कि हर जना तो बात कर रहा है बच्चे के 95% मार्क्स की, 98% मार्क्स की, और जहाँ अगर बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो वो बच्चा तो अगर टॉयलेट ट्रेनिंग भी हो पा रही है उसकी, या वो कुछ भी सीख रहा है कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी है ना। तो ये जो पैराडॉक्सेस है ना, ये पेरेंट्स को बहुत परेशान करते, क्योंकि जो दिखावटी समाज जो है कि कहीं उसे नहीं पता चल जाए कि मेरे बच्चे के अंदर इस तरह की कोई दिक्कत है, या बहुत ज्यादा निराशा का भाव है कि देखो क्या होगा इसका भविष्य में। तो पेरेंट्स जो हमारे हैं वो बहुत ही वेरिएशन वाले हैं जी। कोई ओवर प्रोटेक्टिव है, कोई इतना पैम्परिंग कर रहा है कि वो इस बच्चे को घर से ही नहीं निकाल रहा बिल्कुल, कि नहीं मतलब अरे कोई उसको कुछ कर देगा, ये हो जाएगा। तो उनके लिए मैं सिर्फ यही उनको सलाह देती हूँ कि देखिए दुनिया ऐसी ही रहेगी, है ना। कोई बहुत ऐसा हम कल्पना नहीं करें कि बहुत अच्छा एक सुंदर दुनिया हो जाएगी, सब लोग अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होगा जी। दुनिया यही होगी। इसी में सरवाइव करने के लिए हमें बच्चों को सर्वाइवर बनाना है जी, है ना। जितना एक्सपोजर दें बच्चों को, खास तौर पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। एक छोटी सी भी बच्चे ने छोटी सी भी अचीवमेंट किया उसको बहुत मोटिवेट करें, सेल्फ हेल्प स्किल सिखाएं। सबसे पहले बच्चे अपने से अपना काम करना सीखे, टॉयलेट ट्रेनिंग, ईटिंग स्किल, ड्रेसिंग स्किल, आपने वो सिखाया है। एकेडमिक में जितनी लिमिटेशंस हैं, हर जना जरूरी नहीं है कि बहुत वो पढ़ के ही वो कर पाएगा, आप उसे डे टू डे लाइफ स्किल सिखाओ, उसका अचीवमेंट आईक्यू बेस्ड होना चाहिए, आईक्यू, और उसको वो सारी चीजें सिखाओ, उतना एक्सपोजर दो कि अपनी क्षमता के अनुसार वो दुनिया में जीने लायक। जी जी जी, व्यवहारिक कदम यही, व्यवहारिक कदम यही, फंक्शनल लेवल पे बच्चे को सिखाएं। मैं आपकी बात जो आपने कही उससे मुझको एक बात याद आ गई। डॉक्टर साहब अगर परमिशन हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने समय की बच्चों की उपेक्षा की बात आपने जब कही। मैं 7-8 साल का था, मेरे चाचा की शादी होने वाली थी और सब लोग तैयार हो रहे थे बारात जाने के लिए। बारात कानपुर जानी हुई थी, महमूदाबाद से, सीतापुर से। बस उस तब आती थी, बहुत बड़ा एक चार्म होता था कि बारात जा रही, और मैं बैठा था तो मुझको लग रहा था कि मैं भी जाऊंगा, चूंकि नया कपड़ा उपड़ा पहने था मैं, कमीज और पैजामा जो कुछ भी होता था उस समय। तो आखिर में मुझे कहा गया कि तुम बारात नहीं जाओगे। मैं बहुत रोया। उसका कारण था, पता चला कि बारात इनको ले जाएंगे, ये घर का व्यक्ति है, कहीं शादी न मना हो जाए कि इनके घर पे एक विकलांग बच्चा है, बैठे बैठे चलता है, घिसट के चलता है, तो इस बच्चे को ले जाने का मन नहीं है। और बारात चली गई, मतलब जो कुछ होना, विस्तार में न जाऊं। मैं उस दिन पूरी रात रोता रहा, मुझे अभी तक वो रुदन याद है, उसको मैं सिसक सिसक कर रोता रहा, खाना नहीं खाया। तो मुझको लगता है कि ये रुदन अब भी जारी है, इस रुदन को बंद करने का ताला खोलना चाहिए। ये सच मैं घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल ये होता था। और कमोबेश अब बहुत चीजें बदल गई हैं, बड़ा प्रोग्रेसिव हो गया, क्योंकि मीडिया आ गया है और समाज में जागरूकता हो गई, एनजीओ हो गए, आप लोग जैसे हो गए, गोयल साहब जैसे, आप लोग जैसे हो गए व्यक्ति, विजय बिष्ट ऐसे व्यक्ति, लड़ाकू व्यक्ति हो गए हैं, हमारे जो ये वासुदेव गिरी जी हैं, उठा रहे हैं सर इतना जोर जोर से, तो सरकारें भी हिल जाती हैं। तो अब बहुत कुछ बदल रहा है। बदलने का मतलब ये है कि मृत्यु जी, क्या आप अभी चाहते हैं कि क्या चीज, क्या कौन खास चीज टारगेट हो जिसको बदलने की परम आवश्यकता है? सबसे बड़ी जो एजुकेशन तो है ही, साथ ही मुझे लगता है एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। बाधा रहित वातावरण की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाधा रहित वातावरण में हमारा ट्रांसपोर्ट आ जाता है। हमें कहीं जाना है, मान लीजिए हमारा
चलिए मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी उठा आपने के तो इस चल पे देती एक बहुत बड़ा सर्वे किया था, बहुत बड़ा एक काम किया था, उसका मतलब पूरा जी। बाधा रहित हूँ। जी जी। बाधा रहित पे वो जो मोदी जी का वो जो है ना जी। सुगम भारत अभियान, सुगम में भारत उसके तहत हम लोगों ने करीब 101 बिल्डिंग्स का ऑडिट अच्छा। किया था, स्टेट जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी तो वो अब दूसरी एजेंसी उनको ठीक कर रही है, बना रही है, जो हम लोगों ने उनको बना के दिए थे किस तरीके से प्रपोज्ड कैसा होना चाहिए, तो उस पर कार्य कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं वो देखना है। रैंप प्रॉपर ग्रेडियंट का होना चाहिए। जी अब ये है कि भाई बिल्डिंग्स में रैंप बिना सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, रैंप जरूर होना चाहिए, तो रैंप तो बना हुआ है। रैंप क्या बना है, ऐसे बना दिया है, खड़ा बना दिया है, टेढ़ा बना दिया है, उसको प्रॉपर जो यूनिवर्सल डिजाइन होता है कि जो जिसको सब लोग यूज कर सकें, उस पे बना है कि नहीं बना है, क्या कर दिया उन्होंने कौन सा चीज लगा दी है नीचे, फ्लोरिंग उसकी कैसी है, किस तरीके से कर रखा है। तो मैं जो कह रही थी कि एक तो बाधा रहित वातावरण में हमारा ट्रांसपोर्ट आ गया, हमारी बसेस हैं, क्योंकि रिक्शे में हम चढ़ नहीं सकते, टेम्पो में हम बैठ नहीं सकते, बसेस हम ले नहीं सकते, है ना। और भगवान की दया से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बसें भी इतनी भरी हुई होती है, दौड़ भाग के पकड़ नहीं सकते। तो एक तो ट्रांसपोर्ट हमारे लायक बने कि हमें यहाँ से हम पढ़ने जाना है, हमें पिक्चर देखने जाना है, हमें भी मॉल में जाना है, 100 काम हमें करने हैं, हमारी पहुंच तो हो कहीं। हमने व्हीलचेयर खरीद ली बहुत बढ़िया सी, हम इसको चलाएंगे कहाँ। मान लीजिए गांव में हमने वो अभी बता रहे थे, जैसे विजय जी बता रहे थे कि वो घिसट के चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, व्हीलचेयर नहीं, व्हीलचेयर हमने उनको दे दी, वो व्हीलचेयर चलाएंगे किस रास्ते पे, वो कीचड़ पे चलेगी नहीं चलेगी। तो ट्रांसपोर्ट हो, बिल्डिंग्स हो जो हमारी जहाँ हम जाएं तो वो हमारे लिए एक्सेसिबल हो, ज़रूर 100% एक्सेसिबल हो। अभी हम गए थे एक मॉल में ये सुविधा हो गई है कि आप आराम से जा सकते हैं। वहाँ पे हम कॉफ़ी पीने बैठे तो बड़ा अच्छा लगा, जो टेबल थी एक, हमारी नज़र खुद ही एक टेबल पे गई कि हम यहाँ बैठेंगे, हम व्हीलचेयर लेके वहाँ बैठ गए, और जैसे ही हमने बैठे तो हमने देखा कि टेबल के ऊपर एक व्हीलचेयर बनी हुई थी। अच्छा। आप ये समझिए कि बाकी जो टेबल्स थी वो गोल गोल थी, है ना, और डंडे लगे थे उसमें नीचे, पर जो हमने चूज करी थी जिसपे व्हीलचेयर बनी थी उसमें नीचे रॉड वगैरह कुछ नहीं थी। तब आपको ये पता नहीं था कि वो व्हीलचेयर पर्सन के लिए अलॉटेड है? नहीं, हमें पता नहीं था, वही नजरों ने अपने आप चूज कर ली थी उसको। अब हमारी व्हीलचेयर उसके अंदर चली गई, हम आराम से बैठ के हमने कॉफी पी। तो हमने क्या किया, हमने उसको सोशल मीडिया पे डाला, उसकी उसी टाइम फोटो खींची और डाला कि इट्स अ मैटर ऑफ लिटिल सेंसिटिविटी, जरा सा सेंसिटिव होने की जरूरत है आपको। हमारे लिए कितनी बड़ी बात थी वो। आई थिंक इट इज ए ग्रेट मोटिवेशन। ग्रेट, उसलिए हम उसको एडवर्टाइज करें, एक दूसरे से कहें। इससे देखिए दो बातें हुई, एक तो जिसकी थी उसको भी खुशी हुई कि चलो मेरा सोशल मीडिया में डाला गया, दूसरे मान लीजिए हमारे 100 लोगों ने पढ़ा उसको, तो उनको ये पता लगा कि ये किसी चीज कितनी बड़ी है, इनको ये जरूरत है। तो जिन रास्तों पे हम चल चुके हैं, जो हम फील कर चुके हैं, जो आपने अभी बताया, एग्जाम्पल दिया, शादी में नहीं ले गए थे, तो उन रास्तों को हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा कौन बताएगा, दूसरे की समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हो पर उसकी पहुंच वहां तक नहीं है, पर जब उसने ये बात देखी समझी तो उसको भी पता लगा हाँ ये तो हम भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें आगे बढ़ के विकलांगजनों को, दिव्यांगजनों को आगे बढ़ के अपनी बात कहनी है, खुल के कहनी है, घर से बाहर निकलना है, चीज़ें यूज करनी है। अब पार्क बन गया पूरी तरीके से सबके लिए, हर कैटेगरी के लिए वो एक्सेसिबल है, टाइल्स लगी हैं उसमें। अब मेट्रो है, मेट्रो देख लीजिए, वो पूरा फुली एक्सेसिबल है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आप जैसे ही आप उतरेंगे मेट्रो स्टेशन के पास, अगर आपने फ़ोन कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, तो वहाँ का आदमी एक आपको एस्कॉर्ट करेगा, लेके जाएगा, ट्रेन के अंदर तक बैठाएगा, और यहाँ तक भी होगा कि आपका डेस्टिनेशन है, मान लीजिए 4 बाग जा रहे हैं तो 4 बाग फ़ोन भी कर देगा, इस पे ऐसे ऐसे एक विकलांग व्यक्ति आ रहा है, उसको सहायता की जरूरत है, आगे वाले कंपनी है ना, तो इस तरीके से करते हैं। तो पर अगर हम यूज नहीं करेंगे मेट्रो को, हम जबरदस्ती नहीं निकलेंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो वो कहेंगे हमने बना दिए, दिन में 2-1 आ जाते हैं, महीने में 2 लोग आए, 3 लोग आए, तो उनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। और जब देखेगा कि बहुत लोग यूज कर रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, एक्सेसिबल पार्क है, तो उसको भी लगेगा
अब वही बात है, हम जैसे कहीं कहते हैं कि जाके कि देखिए ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये विकलांगजनों के लिए हो जाएगा, तो वो कहेंगे है ही कहाँ, आते ही कहाँ है। तो हम कहते हैं भैया यही वही वाली बात हो गई, मुर्गी आई पहले कि अंडा आया पहले, जी। है ना। अब आप बना होगा, लोगों को पता लगेगा तो लोग बहुत यूज करेंगे, तो नाउ ड्यूटी लाइज ऑन अस। जी, यस, ऑफ कोर्स। अब हमको निकलना है, हमको अपनी बात कहनी है, हमें अपनी बात प्यार से कहनी है या झंडा उठा के, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, पर आपको वो काम करवाना है। उंगली करवाना सीधी रखनी है कि टेढ़ी रखनी है, ये भी आप डिसाइड करिए, है ना। हमारी एक अप्रोच है, आपकी कुछ और अप्रोच हो सकती है, बट वर्क शुड बी लेकिन डन। अप्रोच मस्ट बी। हाँ, वो ताला खुलना चाहिए, चला, वो हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और इस विषय में मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक ये वेब सिनेमा है जो लखनऊ का, जी मैं कोई एक ये कोविड से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे गया तो मुझको ऐसा लगा था कि बाधा रहित पथ होगा, लेकिन वहाँ बाधा रहित पथ कोई नहीं था। अंदर जाने के लिए उनको जब मैंने शिकायत की, बड़ा बताया तो कहा नहीं, मैं मुझे आपको 3 आदमी हमारे लेकर के आपको बैठा दें। हम कहा नहीं, आई डोंट वांट टू। ये मैंने बड़ा झगड़ा किया, उनकी कंप्लेन की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे फिर बाद में पता नहीं चला कि अभी तक कुछ हुआ। लेकिन उसके ऊपर एक हेयरिंग हुई ये दिव्यांग विभाग में कि उसको क्या हुआ, तो उसको इन्होंने एक वो इशू किया है, अभी ये कोविड के बाद इशू किया है कि आपका लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा अगर आप जो है बाधा रहित पथ नहीं बनाएंगे। उसमें जाने के लिए दिव्यांगों के लिए चाहे थोड़े से बनाइए, आप अगर नहीं फर्स्ट क्लास बालकनी नहीं दे सकते तो स्पेशल क्लास उनको लिए बनाइए, नीचे बनाइए, ग्राउंड बनाइए, वो बालकनी में नहीं जाएंगे लेकिन बनाइए। तो इस प्रकार के स्वर उठने चाहिए। जो आपने स्वर उठाने की बात कही, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक उसको माँ दूध नहीं देती। तो जब तक हम इस समाज में कुछ करने के लिए, जब तक हम कुछ चिल्लाएंगे नहीं, टिल आई विल नॉट क्राई देन नोबडी इज गोइंग टू हेयर मी। तो ये तो बात सही है। अब जैसे कि हमारे विजय बिष्ट जी ने बताया कि बहुत सारी, थोड़ा सा समय रह गया, 10 मिनट का समय रह गया, तो 10 मिनट में हम थोड़े सी व्यक्तिगत परेशानियों को कैसे समाधान हमने किया, इस विषय में कुछ हम जानना चाहेंगे। बिष्ट जी आप बताइए, आपने जब बचपन से जो एक बार हमको बताया था कि मैं शुरू में इस तरीके से गया, आपका एक वीडियो भी आया था हमारे दिव्यांगम पे, तो उस बात को जरा दोहराइए हमारे दर्शकों को प्रेरित करने के लिए। जरूर। मेरे को तो जहाँ भी दिखता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ के मैनेजमेंट से मिलूँ, कोई बात रखूँ। जब वेव में ये मैंने भी इशू उठाया था, तो मैंने फिर वो उनका जो ऊपर जो बॉक्स है, बॉक्स गोल्ड, वहाँ पे एक छोटा सा स्टेप है, तो मैंने वहाँ पे पिक्चर देखी। मैंने कहा मैं पे नहीं करूँगा इसका, आई विल वॉच बट आई विल नॉट पे, अदरवाइज यू मेक इट एक्सेसिबल। थोड़ा सा झगड़ा जुड़ा हुआ, लेकिन वो उन्होंने मान गए थे फाइनली। बट ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं कि हर जगह आप जाके बैठते रहो। आपकी कैपेसिटी हमारी कैपेसिटी है कि बैठ सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की कैपेसिटी ऐसी नहीं है। हाँ, तो ये सही नहीं है। खुद आदमी अब आज लोगों को थोड़ा खुद ही सोचना चाहिए इस बारे में और जागरूक होना चाहिए। और हाई टाइम, बिकॉज अभी जो लॉ है, ये जो नया जो 16 का लॉ है, उसमें पब्लिक प्लेसेस एक्सेसिबल इज अ राइट। ये हमारा राइट है, ये नहीं कि आप चैरिटी कर रहे हो या आप कुछ हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो, इट इज अ राइट। सो हर जगह आवाज़ उठानी जरूरी है और लोगों को जागृत करना जरूरी है। तो मैं अभी रिसेंटली अयोध्या गया था, गुप्तार घाट, अभी नया डेवलपमेंट कर रहे हैं रिवर साइड में, काफ़ी अच्छा बनाया लोगों ने, लेकिन वहाँ पे कहीं एक्सेसिबल नहीं है, पूरी सीढ़ियाँ बना रखी है। नहीं, तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची और एक सीएम का कंप्लेन का है साइट, चीफ मिनिस्टर का, तो वो काम भी करता है, मैंने देखा, मैंने डाला उसमें कंप्लेन। तो अभी आदेश फाइनली वो एक रिप्लाई आया है, अभी परसों आया है, तो वो उन्होंने ये लिख दिया कि ये अयोध्या नगर निगम के अंडर में नहीं आता। तो अभी मुझे दोबारा डालना पड़ेगा वो चीज़। तो इससे मतलब तो ये जैसे राम जन्मभूमि का ये राम मंदिर बन रहा है, तो मैं उस विवाद में नहीं जाता, बन रहा ठीक है, अच्छा है, कुछ बात नहीं करता, लेकिन उस पर मैंने ये बहुत पहले लिखा था, चंपत राय जी को एक पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री को भी लिखा था कि ये जो मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा बनना चाहिए कि जिससे कि दिव्यांग या व्हील चेयर पर्सन भी जा सके उसमें। तो जो गुप्तार घाट की बात आपने बताई, बहुत सही बात बताई। और इस पे मतलब ये एजेंसी के नगर निगम का नहीं, ये दिस इज योर लुकआउट। मैं अभी दोबारा डालूंगा उसको, आई फाइंड आउट कि कौन सा सही एजेंसी है जो इसको हैंडल कर रहा है जी। अगर आरटीआई डालिए। हाँ, तो मैं डालता हूँ उसको। एक और चीज़ है, जब मैं 20 साल पहले जब बॉम्बे में हम लोगों ने शुरू किया था एक्सेसिबिलिटी पे, काफ़ी हम लोगों ने काम किया था, तो उस टाइम पे बॉम्बे की गवर्नमेंट ने हमें भेजा था जगह जगह, जैसे उनके जो बस
के है ट्रेनिंग सेंटर था बस का, गोरेगांव में एक ट्रेनिंग सेंटर था। उनका जो जो उन्होंने नई न्यू बॉम्बे बनाई थी उधर हमको ऑडिट के लिए भेजा था। और बस वालों को उन्होंने ड्राइवरों को हमने उनसे बात किया था, उनको अपने बारे में बताया था कि डिसेबल्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनकी हेल्प करना है। अलग अलग डिसेबिलिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो कोशिश किया था हमने उनको जागरूक करने के लिए। एक एक करके हम जाते थे, उनको बताते थे, उनका टाइम देते थे ट्रेनिंग सेंटर में। तो ऐसा कुछ होना तो जरूरी है। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग डील करते हैं, जहाँ लोग आते हैं, तो उनको जागरूक करना जरूरी है इस बारे में कि कैसे इन लोगों की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, कैसे आप उनको फुलफिल कर सकते हो। जी गिरी जी, थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि अब हम समय समापन की ओर बढ़ रहा है, तो आप ये बताइए कि जैसे इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, आपको खैर प्रज्ञा चक्षुओं के लिए ये बाधा रहित पत्ती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दिक्कत ज्यादा है। वो उसमें आपको बताया इंडिकेटर नहीं लगे हैं, आपके पास स्टिक जो है वो हर जगह पे नहीं बताया जाता। जैसे शकुंतला विद्यालय में इंडिकेशन है कि आप हाथ रखिए तो पता चलता है कि कैसे किस तरफ जाया जा सकता है। सर बातें जितनी हम लोगों ने की, अगर मैं कंक्लूड करने की ओर बढ़ूं तो मैं हम सबसे यही अपील करूंगा कि जो हमारे एक्ट पर कमेटी बनी हुई है जी, उन सबके एड्रेसेस में मैं आप लोग भी ले लीजिए, और कंसर्न डिपार्टमेंट जिन जिन डिपार्टमेंट से संबंधित हम लोगों ने बातें की, हम अपनी जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं, जो भी लेवल है हमारा, उस लेवल की ओर से ये डिस्कशन की एक मीटिंग के मिनट्स बना करके बाकायदा जी, कि ये एक्ट के हमारे राइटफुल क्लेम है, इसको आप करिए। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट और आया था जस्टिस सुनंदा भंडारकर फाउंडेशन जी के ही मुकदमे में कि एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट में स्टेट कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी 2 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दोनों को एड्रेस करते हुए इनको कॉपीज करें जी, और जो भी, जैसे सबसे पहली चीज जो हमारे समझ में आई कि प्रमाणीकरण अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इनके कार्य क्षेत्र में आते ही नहीं, इसके दायरे में आते ही नहीं है जी। दूसरी बात आपने एसेसिबिलिटी की उठाई, जो विशेष करके वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एसेसिबिलिटी के लिए पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी आर्टिकल 44 और 45 में था, और इसके लिए जहाँ एसेसिबिलिटी की बात की हम लोगों ने, जैसे रेरा है, रेरा के अध्यक्ष जो इस समय राजीव कुमार साहब हैं, उनसे एक मीटिंग करने की जरूरत होनी चाहिए मेरे ख्याल में, जो मैं महसूस करता हूँ कि साहब आप उस बिल्डिंग को एनओसी देने ही मत दीजिए जो एसेसिबिलिटी के परिधि में नहीं, को परीक्षण पूरा नहीं करते जी। तो इस तरह से, और इन कमेटीज को जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें भी हम क्या करें कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा सभा हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, तो क्यों ना आपके सोसाइटी के इसमें मेंबरशिप के अगेंस्ट हम प्रपोजल भेजें कि जो इसमें एडवोकेसी कर सके उसे रखा जाए। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, इनमें मेंबरशिप उनको मिल जाती है जो ग्रांट एंड एड कमेटी के थ्रू अपना काम करवाना चाहते हैं, उनके वेलविशर बनकर डिपार्टमेंट के रह जाते हैं। ये बातें हमने आगे कही भी है जी। तो इसलिए मेरा अपना जो सबमिशन है वो प्रमाणीकरण पर, शिक्षा में स्क्रिप्ट को मोटिवेट करने के तरीके पर काम करने के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को झकझोरने की ज़रूरत है। जी जी। ये मैं कंक्लूड के रूप में, दरवाज़ा खोलने के रास्ते के रूप में इस चीज़ को देखता हूँ। जी गोयल साहब, आपने ये सब सुना, बहुत कुछ बातें आपने बताई, अब ये लगता है कि आपको कि ताला खुलने वाला है? देखिए, ताला खोलने की कोशिश तो हो रही है, होती रहेगी और ये होती ही रहेगी। ताला खुल भी रहे हैं, लेकिन जैसे कि मिथुन जी ने कहा, एक ताला खुलता तो एक ताला अलग भी जाता है कई बार, तो हम उसको भी खोलने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात और करूँ चलते चलते कि जो 2 बातें हमने मुख्य कही थी, एक बात की और बहुत बड़ी दिक्कत है जिसके बारे में कि ध्यान हमारा भी नहीं जाता है, कम जाता है, वो है कि असिस्टेड डिवाइसेस का, जैसे व्हील चेयर है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में व्हील चेयर जो है कहीं अवेलेबल नहीं, आपको दिल्ली भागना पड़ेगा, या जो सर्जिकल शॉप वाले हैं वो रखते हैं व्हील चेयर जो कि वो 2 महीने में व्हील चेयर बोल जाती है जी, या फिर जो हमारे पास एलिम्बो की व्हील चेयर जो फ्री बांटते हैं। और मैं पता नहीं कौन सा सन, आदि निवेशन 30-40 साल से देख रहा हूँ, वही एक लाल रंग की व्हील चेयर वो बना रहे हैं। यही, और मतलब उनके पास पता ही पैसे की कमी तो नहीं होगी, नहीं बिल्कुल आदमी नहीं, जमी नहीं होगी, लेकिन R&D में 0 है वो। वही व्हील चेयर बन रही है, वही ट्राईसाइकिल बन रही है, मतलब मारुति एम्बेसडर भी हर बार अपनी बत्ती गोल कर से चौकोर कर देता था,
फिएट भी कुछ कर देता था, हल्का हल्का लाल पीला कुछ कर देता था। जी ठीक है, इन्होंने व्हीलचेयर को लाल से पीला भी नहीं किया है, और लाल व्हीलचेयर बनाए जा रहे हैं, काली ट्राइसिकल बनाए जा रहे हैं। R&D में लगता कोई कोई है मतलब जीरो। प्रगति नहीं। तो अब मुझे व्हीलचेयर लेनी है, मैं क्या करूँ? मैं लखनऊ में व्हीलचेयर लेनी है या गोरखपुर में लेनी है, वो आदमी क्या करे? वो दिल्ली भागे। जी दिल्ली में दरियागंज है। दिल्ली है, हरियाणा है, नहीं, मद्रास है, प्राइवेट है, वो बड़े महंगे वाले हैं। गवर्नमेंट का ऑटो वॉक है, ऑटो वॉक की तो 2.5 लाख की है ना, 2.5 लाख व्हीलचेयर कौन लेगा आपकी? जयपुर है, बॉम्बे है, ये सब चीजें हैं, नहीं, लेकिन वो सब है बड़ी महंगी। और गवर्नमेंट सेक्टर, देखिए दीज थिंग शुड बी गिवन प्रायोरिटीज। गवर्नमेंट, मेरा तो मतलब मुझे यही समझ आती है गवर्नमेंट के ये डिपार्टमेंट करते क्या है। मैं कई बार पूछा भी इनसे कि भैया तुम दिव्यांग करते क्या हो? सशक्तिकरण विभाग आखिर क्या काम करता है? मैं एक बार गया तो बहुत बहुत ही अच्छे सचिव थे, बहुत बढ़िया। और वो फाइलें देख रहे हैं, खटाखट हम कुछ मुंह लगे तो थोड़ा हमने, सर ये बताइए क्या आप ये फाइलों का अखबार लगाए हैं, CL देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, प्रमोशन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, अरे ये काम थोड़ी है आपका। ही वाज वन ऑफ द वेरी फाइन गुड ऑफिसर, लेकिन उनको मजबूरी बेचारे फाइल है तो डिपार्टमेंट फाइल देखेंगे, उनके प्रमोशन देखेंगे, उनकी तकलीफें देखेंगे, वो भी देखेंगे, सब देखेंगे। पर इस बारे में कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि साहब विकलांग जनों के वही पैर हैं। आप तो जूता लेने के 100 ब्रांड है आपके पास, विकलांग जन का पैर तो व्हीलचेयर पैर है ना। और रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है सर, 2.6 करोड़। तो उस वो पैर के लिए कहाँ जाएगा? उसके पैर ही नहीं, व्हीलचेयर टूट गई तो बैठा है लखनऊ व्हीलचेयर रिपेयरिंग की सेंटर जी, नहीं जी, है जी। कि व्हीलचेयर रिपेयर नहीं करा सकते आप। ले आइए, कोई बात नहीं, चलते रहेगा, ये पता चलेगा कि तो कॉफी ये विद करण होता है तो काफी विद दिव्यांगम। तो ये आपने बात सही कही कि मतलब हमारे लोगों के लिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हमको चीजें जरूरत है, जैसे कि हमारे व्हील चेयर है या हमारी और चीजें हैं। मैं इसको कंक्लूड करने से पहले थोड़ा सा मैं स्वाति जी से फिर एक प्रश्न करूंगा कि इस प्रकार के जो कम्युनिटी हैं, जो इस प्रकार के बच्चों की कम्युनिटी हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि समाज में इस बात का व्यापक प्रचार करने की आवश्यकता है कि आपको अपने बच्चों के ऐसे विद्यालयों में, केवल आपके विद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहां भी जैसे जिन शहरों में जिस प्रकार के अगर ऐसे विद्यालय हैं तो खाली विद्यालय खोल के बैठे हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं, लेकिन अगर उसमें बच्चे नहीं आएंगे तो उनका सब परिणाम बेकार जाएगा। जैसा कि अभी मर्दू जी ने कहा कि सब कुछ हो रहा है, जब आप उपयोग ही नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। तो इसके लिए आप कुछ कर रही, कुछ इसका प्रचार प्रसार इस विद्यालय का या इस प्रकार के कुछ चीजें करी जा सकती है। आप कुछ ऐसा करना चाहे तो हमारे चैनल को बताइए। जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अर्ली इंटरवेंशन पार्ट पे वर्क बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें एक पूरा टीम वर्क चाहिए होता है। स्पीच थेरेपिस्ट जिनकी संख्या हमारे शहर में आज भी बहुत कम है, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो हमारे बच्चों के छोटे छोटे मूवमेंट पे काम करने के लिए और डे टू डे लाइफ स्किल सिखाने के लिए जो थेरेपी ज़रूरी है जी। तो ये एक, जैसे मैंने यहाँ पे अपने रेनबो सोसाइटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैंने जो महसूस किया कि जो डार्क हमने देखा है वो यंग पेरेंट्स नहीं देखें और सब कुछ अंडर वन रूफ हो। क्या बात? क्योंकि 10 जगह पेरेंट्स नहीं जा सकते, ना तो इतनी टाइम है, ना एनर्जी है उनके पास, और ना इतने फाइनेंशियली वो कर सकते हैं कि अलग अलग जाके थेरेपीज लें। तो सब कुछ एक छत के नीचे हो सुविधाएं। और एक मेरी गुजारिश है, नॉर्मल स्कूल जो हमारा, जैसे एक्ट तो आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट ही कहता है कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इंक्लूसिव आ गई, एजुकेशन सिस्टम हमारा इंक्लूसिव है, लेकिन सिर्फ क्लासरूम में बिठाना इंक्लूजन नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। जब तक सही बात। नॉर्मल स्कूल हमारे जो हैं वो एक शैडो टीचर नहीं देंगे, रिसोर्स रूम नहीं देंगे, वो सुविधाएं नहीं देंगे, और साथ ही बच्चे को एडमिशन, अगर वो मतलब वो चाहते बिल्कुल ही नहीं, मतलब उनका बहुत ही मुश्किलों से एडमिशन होते हैं, वो भी बहुत गिने चुने शहर के स्कूल में, जो इतना महंगा है कि जिससे कि अपर मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि शैडो टीचर के भी वही दे और सारी सुविधाएं वो पेरेंट्स खुद लेके आए। जी। अच्छा गोयल जी, हाँ जी। मैडम आपसे मैं समापन करना चाहूँगा जी। कि सबसे बड़ी बात है, आजकल 4 मिनट रह गए हैं तो व्यवसायिक पुनर्वास की बात आती है। तो व्यवसायिक पुनर्वास में जैसे मुद्रा लोन, आप चूंकि बैंक से रही इसलिए मैं आप थोड़ा सा, हालांकि आपके साथ ये अन्याय है कि आप अब कहाँ तक इन सब बातों को जानती होगी, लेकिन फिर भी कि मुद्रा बैंक में जो हमने कम से कम गोयल साहब, हमने 7-8 लोगों के लिए बड़ा संघर्ष किया। अच्छा। उसमें एक व्यक्ति को मुद्रा लोन मैं दिला पाया हूँ 5 लाख रुपए, बड़ा संघर्ष करके, बड़ा लड़ाई झगड़ा करके।
तब दिला पाया हूँ। और करीब करीब 26 एप्लीकेशन पूरे प्रदेश के बता रहा हूँ, लखनऊ में 7 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। तो इस मुद्रा लोन में क्या ऐसा क्या है कि मतलब उनको ये लगता है कि दिव्यांग व्यक्ति हमारा रीपेमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब जो सकलांग नाकारा व्यक्ति दारू पिए घूम रहे हैं इधर उधर, बहुत सारे लोग, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर कह रहे हैं, तो उनके ऊपर उनको विश्वास है कि वो पेमेंट कर पाएंगे और दिव्यांग पेमेंट नहीं कर पाएगा। ये धारणा कहाँ तक उचित है? चक्कर क्या है ना, हमारी जो सोसाइटी है ना, ये एक सिंड्रोम होता है, अरे वाह सिंड्रोम, है ना, अरे वाह सिंड्रोम से ग्रसित है। तो अगर हमको कुछ मिलता है, कोई कंसेशन मिलता है, रेलवे का है या कुछ है, तो उनको लगता है अरे वाह इनको तो ये, और जो वहाँ व्यक्ति बैठा होता है वो समझता है कि मैं तो राजा हूँ, मैं जेब से दे रहा हूँ, है ना। एक ये जो मेंटालिटी आ गई ना, एक हमारी समस्या को समझना नहीं, उसके आगे अकॉर्डिंगली एक्ट करने से परहेज करते हैं ये लोग। एक बात जल्दी से मैं बता दूं कि इलाहाबाद एक बार हम गए थे, शुरुआत की बात है जब रेलवे कंसेशन देती थी। लखनऊ से हम कंसेशन लेके इलाहाबाद गए, और इलाहाबाद से जब हमने कंसेशन के लिए टिकट लेने की करी कोशिश कि हाँ, तो बोले कि आप लोग को नहीं देंगे कंसेशन, होता ही नहीं है, फर्स्ट क्लास में नहीं होता। अरे भाई हम आए हैं लखनऊ से, टिकट लेके आए हैं, आप दो हमको। तो हमने क्या किया, हम लोगों का अब हम लोग रेल के आगे बैठ जाएंगे, आप गाड़ी बढ़ाइए, कैसे बढ़ाएंगे। जब ये बात करी तो वहाँ पे हंगामा हुआ, फिर सारे उनके सर्कुलर भी निकल आए, सब निकल आए, तब उन्होंने हमें कंसेशन दिया। मतलब ये है कि अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो ये आज का जो हम मित्रों, ये बहुत अच्छा आज का हमारा विमर्श रहा। और आज के विमर्श में हमारे दिव्यांग सरोकारों के प्रति ये सभी लोग कितने समर्पित हैं कि आप भी इतना समर्पित होंगे। मैं आपके अंदर एक आग जगाना चाहता हूँ, आपके अंदर एक समाधान का एक दीप जलाना चाहता हूँ। आप केवल तमसमयी रात में इधर उधर भटकते न रहें, आप राह चलें, आप आगे बढ़ें। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ये वो हम सब आपके साथ होंगे। अगर आप खाली भाग्य को कोसते रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे कि मैं दिव्यांग हो गया, मेरा बेटा दिव्यांग हो गया, मेरे बच्चे दिव्यांग हो गया। आज दिव्यांग बच्चियों की मैं इसके ऊपर अगला विमर्श अगले शुक्रवार को मैं ला रहा हूं कि दिव्यांग बच्चियों का शोषण कब तक, इस पे हम अगला डिस्कशन करने वाले हैं। उस पे केवल इसी बात पे डिस्कशन होगा। तो हमें दिव्यांग बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, हमको उनके प्रति पूरा ममत्व रखना है, हमें उनके प्रति पूरा समावेशी स्वरूप कायम करना है। हमारा इंक्लूजन जब तक होगा, जब तक हम उनको सशक्तिकरण बढ़ाएंगे, तभी तक हम आगे बढ़ने की कल्पना कर सकते हैं। तो मित्रों, आज बस यहीं तक, मैं फिर मिलता हूं अगले शुक्रवार को, तब तक के लिए नमस्कार।